अब हम यूनिट 3 देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल। इसमें चैप्टर 1 है डेटाबेस कॉन्सेप्ट और एसक्यूएल का। तो इसमें हम देखेंगे क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, रिलेशन क्या होते हैं, ट्यूपल्स क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां से इस बाद में जो भी चीजें आ रही हैं वो सब टेबल पे काम करती है। टेबल मतलब रो और कॉलम, और इनमें जो जो चीजें लगाएंगे हम वो सब चीजें आप यहां पर देखेंगे। डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेटा और बेस। डेटा यानी कि कुछ कंटेंट या ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज जो आपने रखी हैं, बेस जिस जगह रखी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, अभी मैं इसको डेटा ही बोलता हूं क्योंकि डेटाबेस है तो डेटा ही चलने देते हैं। डेटा का कलेक्शन है, और ये जो डेटा है वो ऐसा नहीं है कि एक यहां से लिया एक यहां से लिया, ये रिलेटेड डेटा है। यदि आपका नाम लिया गया है तो आपकी एज ली जाएगी, आपका फोन नंबर लिया जाएगा, आपका एड्रेस लिया जाएगा, इस तरीके से रिलेशन कुछ होगा, राइट। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज है। कैसे ऑर्गेनाइज है अभी हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हिंट दी कि टेबल का कुछ बनेगा इसमें, तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ताकि आप इसे एक्सेस आराम से कर सकें, इसमें चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, जैसे डिलीट करना है, रिमूव करना है, ऐड करना है, और मेंटेनेंस इसका बड़ा आसान। तो कंटेंट्स या जो डेटाबेस के अंदर होता है वो अलग अलग जगह से पाया जा सकता है। ये कोई भी चीज हो सकती है, आप वेबसाइट से ले सकते हैं, आप खुद ही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, खुद ही फील्ड ट्रायल कर सकते हैं। तो जनरली डेटाबेस डेटाबेस के बाद, अब ये डेटाबेस हो गया ना, अब डेटाबेस के बाद इसके साथ एक सॉफ्टवेयर जुड़ेगा या कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज होंगे जो हमें मैनिपुलेशन में आसानी करते हैं, या फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम पास कोई ना कोई तो ऑटोमेटेड चीज चाहिए, वो होता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनते हैं उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डीबीएमएस ऐसे एप्लीकेशन हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि डेटा को प्रॉपरली रखा जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका मैनिपुलेशन किया जा सके। रखना, निकालना प्लस मैनिपुलेशन करना, ये तीनों काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। तो जो पर्पस है डीबीएमएस का या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप ही सॉफ्टवेयर हो गया, तो डीबीएमएस के बाद सॉफ्टवेयर बोलने की आवश्यकता नहीं है। डीबीएमएस का मतलब है, जैसे आप कहेंगे ओरेकल, जैसे आप कहेंगे एमएस एक्सेस, या ऐसे ही हमारे पास अलग अलग है। अब सबसे और वैरायटी के आ गए हैं, जैसे जो टेबुलर फॉर्म में नहीं है, मोंगो डीबी वगैरह। तो डीबीएमएस अपने आप में सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम से हो जाएगा। तो आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और डेटा को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो डेटा की एक्सेस देगा, आपको इतना मिलेगा, आप ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, आप ये नहीं देख सकते, इस तरीके से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, एसक्यूएलाइट है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, सर्वर एसक्यूएल सर्वर जिसे कहते हैं, ओरेकल ये सबसे ज्यादा चलने वाला है, सैप है, डीबेस है, फॉक्सप्रो है, बहुत सारे हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं कि नए भी आ गए हैं, मोंगोडीबी वगैरह, उसमें टेबल नहीं चलती, यानी कि वो टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं होता, उसमें फाइल फॉर्म में होता है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं। तो ये मॉडल किस पे बेस है, ये है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जहां पर क्वांटिफिकेशन होगा बड़े सिंपल वेरिएबल्स पे। इसका आप मतलब समझेंगे अभी। पहले ये समझ लीजिए कि इसको
एफ कॉड साहब, EF कॉड, एडगर एफ कॉड साहब ने 1969 में प्रपोज किया था, फॉर्मुलेट किया था, प्रपोज किया था। जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक जिसको मैं कह रहा हूं कि रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस मॉडल है जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पे बेस्ड है। ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स बेस्ड रीजनिंग है, सिम्बलाइज्ड रीजनिंग है, जिसपे हम कोई भी स्टेटमेंट को एक सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट में तोड़ते हैं। यानी कि जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि क्वांटिफिकेशन इज ओवर सिंपल वेरिएबल, तो हम जो भी स्टेटमेंट होगा उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक उसका प्रेडिकेट होगा, एक जो चीज जिसके लिए बताई जा रही है और एक जो बताई जा रही है। एक जो सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा जो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रेडिकेट मॉडिफाई करता है जो भी सब्जेक्ट होगा। जैसे आप एक सब्जेक्ट होगा तो आपकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करेगा प्रेडिकेट। जो फर्स्ट लॉजिक में जो प्रेडिकेट केवल और केवल एक सिंगल सब्जेक्ट को रिफर करेगा, एक से ज्यादा को नहीं। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटाबेस सिंपली कलेक्शन है या रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन रिलेटेड टेबल्स, रो और कॉलम। ये सब जो चीज मैंने बताई आपको, अगर ये चीज आप नहीं भी याद रखें, केवल एक चीज याद रखें कि डेटाबेस RDBMS में रिलेशनल डेटा मॉडल होता है कि डेटा टेबल पे रखा हुआ है, डेटा टेबल और टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है। तो हर एक टेबल एक रिलेशन है, इसीलिए इसको रिलेशनल डेटा मॉडल कह रहे हैं। हर एक टेबल एक रिलेशन है, उसका एक यूनिक नाम है उस रिलेशनल डेटा मॉडल में, और टेबल बनाया जाता है रोज और कॉलम से। तो हर एक टेबल में जो रो होगी उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। जैसे आपका नाम हो गया, आपकी एज हो गई, आपका स्कूल हो गया, तो ये आपका ही रिकॉर्ड एक रो में आ गया ना, इसीलिए आपका ही डेटा आ गया इस रिकॉर्ड में, इसलिए इसको इस रो में, इसलिए आपको इसको रिकॉर्ड कहते हैं। जबकि कॉलम क्या है, यहाँ आपका नाम है तो यहाँ दूसरे का नाम होगा, तीसरे का नाम होगा। यहाँ आपका स्कूल लिखा है तो दूसरे का स्कूल लिखा होगा, तीसरे का स्कूल लिखा होगा, कोई दूसरा बंदा होगा इसमें। तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल सबसेट, जिसे हम कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया आपका। और ये कॉलम हो गया यानी कि वर्टिकल सबसेट, जिसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। आपके रिकॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, आपकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इस पूरे टेबल में एक प्रॉपर्टी है कि ये सारे नाम है। एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हो गया कि ये सारे के सारे, मान लीजिए एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये आपके स्कूल का नाम हो गया। आप समझ गए रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशन क्या है फिर? रिलेशन का मतलब होता है, डेटाबेस में जहां तक का सवाल है, रिलेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि एक टेबल जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, रोज, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई। तो डेटाबेस में रिलेशन का मतलब सीधा का सीधा टेबल होता है। दे आर टेबल्स, रिलेशन मीन्स टेबल। जैसे अगर आप ये एक सिंपल एग्जांपल लें, एक रिलेशन हमने बनाया स्टूडेंट, तो रिलेशन जो हमने बनाया स्टूडेंट, वही टेबल हो गया। रिलेशन का मतलब मैं कह रहा हूं टेबल। तो जिसमें देखिए कोई नंबर है, नाम है, क्लास है, सेक्शन है, एवरेज है। तो यहां पर आप एक रिकॉर्ड उठा लें, तो अनु 12वीं क्लास में है, सेक्शन ए में है, इनका एवरेज 85 है, इनका जो नंबर है वो ये है। और सबका नाम लेना है तो यहां से ले लीजिए, सारे का नाम आ जाएगा, अनु, बालू, लीना, मधु, सुप्रीत, उषा। डोमेन क्या है फिर? व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन जैसे आप बोलते हैं ना कि ये मेरे डोमेन के बाहर है, राइट, या ये आपका डोमेन है। तो ये डोमेन यहां पर भी कुछ इसी तरीके से लागू करेंगे हम। जो भी हमारा डेटा है या फिर जो भी हम रिलेशनल मॉडल ले रहे हैं या मॉडल ले रहे हैं, वो ओरिजिनल सेट है एटॉमिक वैल्यूज की। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब होता है जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते, वो आखिर है, इससे ज्यादा टूट नहीं सकती वो। तो डोमेन का मतलब होता है वो ओरिजिनल सेट, वो ऐसा सेट एटॉमिक वैल्यूज का जो हम यूज करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस में डोमेन का मतलब ये होता है कि जितनी भी पॉसिबल यूनिक वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉलम में होगी, एटॉमिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, पॉसिबल यूनिक वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉलम में होगी। अब इसको समझिएगा, जैसे जो डोमेन है जेंडर कॉलम का, अगर आप इस तरीके से एक टेबल बनाएं और यहां पर आप जेंडर कॉलम दें, तो जेंडर कॉलम में क्या आ सकता है, एटॉमिक वैल्यूज क्या हो सकती है? या तो आप फीमेल होंगे, या मेल होंगे, या आप ट्रांसजेंडर होंगे। ये तीन चीज हो सकती है, या आप फीमेल होंगे, मेल होंगे, या फिर आप ट्रांसजेंडर होंगे। यहां पर दो दिया हुआ है, मैंने इसको एक और जोड़ दिया।
तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है, इसका डोमेन है, जेंडर का डोमेन क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कि यूनिक वैल्यू है और एटॉमिक वैल्यू है। फीमेल से ज्यादा आप कुछ तोड़ सकते हैं, फीमेल से और भी कुछ हो सकता है क्या? मेल से ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? ट्रांसजेंडर से ज्यादा और कुछ हो सकता है? यही तीन में आप किसी भी जेंडर को डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा और नहीं डिवाइड कर सकते। अब देखिए मैरिटल स्टेटस, या मान लीजिए ये मैरिटल स्टेटस है, ये जो कॉलम है ये एमएस कर देता हूं, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस क्या होगा? या तो आप मैरिड होंगे, या आप अनमैरिड होंगे, या आप विडो होंगे, आपकी पत्नी नहीं है, या आप डिवोर्स्ड होंगे। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? बताइए। या तो आप शादीशुदा होंगे, नहीं होंगे, या आपका कुछ आपके साथ पत्नी के साथ कोई हादसा हो गया, या आप पत्नी है तो पति के साथ कुछ हादसा हो गया, या डिवोर्स्ड है। इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं हो सकता इसका। तो डोमेन वो सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो किसी न किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगी। जैसे जेंडर एक प्रॉपर्टी है, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है इस कॉलम की? या एफ आ सकता है, या एम आ सकता है, टी आ सकता है। यहां पर एक्स डालने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर आप के डालने की वैल्यू करेंगे तो कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट? तो इसे ही हम डोमेन कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डोमेन का मतलब ये होगा। ट्यूपल, ट्यूपल क्या है? ट्यूपल का सीधा मीनिंग है, या ट्यूपल बोलिए, टपल बोलिए, आप जैसे ही टेबल बनाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस में, तो जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है या सबसेट है उसे हम ट्यूपल कहते हैं। इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। जैसे अगर आपका नाम है, आपकी एज है, या आपका एड्रेस है, तो यहां पर एक कॉलम में, एक रिकॉर्ड में, या फिर एक हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन सेट में यहां पर आप ही की इंफॉर्मेशन रहेगी, जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है टेबल से। अगर आप एक रो उठा लेंगे तो किसी एक की इंफॉर्मेशन निकल आएगी, दूसरा रो उठा लेंगे तो किसी और की इंफॉर्मेशन निकल आएगी। जैसे एक कस्टमर टेबल में एक रो आपको एक ही कस्टमर के बारे में बता रहा है, यानी कि आप स्टूडेंट है तो एक ही के बारे में बताया जा रहा है। अगर स्टूडेंट टेबल है तो एक ही स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है। एक रो में हो सकता है आपका नाम यहां हो और किसी और का एड्रेस हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। की क्या होती है? की, व्हाट आर की? की मतलब ये होता है जिससे चाबी खुलती है। जैसे चाबी होती है ना, आप अपना ताला खोलते हैं, पहले आप घर का पहले गेट का खोलेंगे, फिर घर का खोलेंगे, फिर अंदर आपका सेफ होगा तो वहां का खोलेंगे, ऐसे कीज खोलते हैं। तो इसमें कीज का मतलब ये होगा कि कैसे हम टेबल की चाबी खोलेंगे। टेबल की चाबी मतलब आपके पास एक टेबल है, किसी एक रिकॉर्ड को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इसकी ताले की चाबी, इसकी इस ताले की चाबी खुलनी है। तो रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सबसे पहली चीज तो ये इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ये होता है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन करता है कि रिलेशन में आइडेंटिफिकेशन क्या है, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब जो चीज यहां है वो दूसरे टेबल में वैसे ही रहे, वह वैसे ही रहे। यानी कि आप कह रहे हैं कि यूनिक की, एक यूनिक की होनी चाहिए जिससे मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं। मान लीजिए मैंने यहां पर आपका नाम लिख दिया, आपका नाम अंशु हो गया, किसी का नाम प्रीति हो गया, फिर तीसरे का नाम भी अंशु हो गया। अंशु अंशु अंशु, अंशु दो बार आ गए, तो यहां पर दो अंशु नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं? यानी कि दो अंशु तो आ सकते हैं, लेकिन वो फिर की नहीं होगी। यानी कि आपके पास एक ताले की दो चाबी कैसे हो सकती है? इसी तरीके से आप जब कहेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर है, तो अंशु का, ये इस अंशु का मोबाइल नंबर, इस अंशु का मोबाइल नंबर अलग अलग होगा। तो ये जो अंशु का मोबाइल नंबर है ये बिल्कुल यूनिक होगा दोनों का, इसको हम एज ए की यूज करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर के अलावा यहाँ आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, या और भी ऐसी की जैसे इलेक्शन कमीशन कार्ड नंबर हो सकता है। अब ये जो नंबर है, ये ये वाला कॉलम है फोन नंबर, ये कॉलम है आधार नंबर। दोनों ही कॉलम को हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही कीज को हम यूज कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जितनी भी पॉसिबल ऐसे ऐसे आपके कॉलम है उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं तो ये मोबाइल नंबर यूज करूंगा, मैं कहता हूं कि मैं ये यूज करूंगा आधार नंबर। तो आप अगर यूज करते हैं तो आपके लिए ये प्राइमरी की हो जाएगी, मतलब कैंडिडेट की दोनों है, लेकिन आप जो चूज करेंगे वो प्राइमरी की होगी। जैसे मैंने इसको चूज किया तो मेरे लिए ये प्राइमरी की होगी, लेकिन है दोनों कैंडिडेट की, तो इस कैंडिडेट में से एक को उठा लिया हमने। फॉरेन की मतलब ये होता है कि एक जो ये की है, मान लिया आधार कार्ड,
ये दूसरे टेबल में भी है, तो ये जब दूसरे टेबल में होगी तो यहां ये फॉरेन की कहलाएगी। ऑल्टरनेट की मतलब ये है कि एक जो आप दूसरी की यूज कर रहे हैं, जैसे आप चाबी ताला खोलेंगे तो आपके पास एक ऑल्टरनेट की भी तो होती है। तो प्राइमरी की समझिए, प्राइमरी की का मतलब ये होता है वो कॉलम या सेट ऑफ कॉलम। कभी कभी क्या होता है, एक कॉलम से आप पता नहीं कर सकते, जैसे आपके पास मोबाइल नंबर और आधार नंबर नहीं है ना, तो दो कॉलम को कंबाइन करके, तीन कॉलम को कंबाइन करके भी आप एक यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जो कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एक रो को, किसी भी एक रिकॉर्ड को टेबल के अंदर, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की वो सेट ऑफ फील्ड्स हैं जिसको, जो एलिजिबल हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहां पर आपका आधार नंबर हो गया, तो मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है एक आदमी का और आधार नंबर भी यूनिक होता है, या सोशल सिक्योरिटी नंबर। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो गई? कैंडिडेट की हो गई। इनमें से जो आप चूज करेंगे वो यूनिक की हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। ऑल्टरनेट की क्या होता है? जितनी भी आपने प्राइमरी की, एक कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की में आपने ये यूज कर लिया, एक बार आपने ये यूज कर लिया ना, तो इसके बाद जो भी कीज बचती है वो ऑल्टरनेट की होती है। जो भी कैंडिडेट की में एक की आपने यूज कर लिया प्राइमरी की, बाकी आपकी ऑल्टरनेट की होगी, लेकिन वो कैंडिडेट की होनी चाहिए। फॉरेन की का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन की का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फील्ड या कलेक्शन, इसमें भी फील्ड के कलेक्शन होते हैं। फील्ड का सीधा मतलब है कि आप कॉलम की बात कर रहे हैं, इस कॉलम की बात कर रहे हैं टेबल में। तो फॉरेन की का मतलब ये होता है वो फील्ड या कलेक्शन ऑफ फील्ड एक टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रो किसी दूसरे टेबल की। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा टेबल है, यहां पर आपने एक यूनिक की ऐसी ली जो इसको तो आइडेंटिफाई कर ही रहा है, इसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, कर सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है या कॉम्बिनेशन कॉलम है जो इन दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करेगी, तो इसीलिए इसको फॉरेन की कह रहे हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब यह होता है कि जितने कॉलम्स है आपके टेबल में, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जैसे आपने कहा कि मैं अपना नाम देता हूं, यहां पे मैं अपनी एज देता हूं, मैं अपना जेंडर देता हूं। अब ये कितना हो गया? इसकी डिग्री होगी 3। आप कहते नहीं यार, थोड़ा सा और कर देते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो 4 हो गई। कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप अपना एड्रेस भी लिखिए आप लोग, 5 हो गई है। ऐसे कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि कितनी रोज है। आपने अभी अभी देखा कि डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो जितने आपके कॉलम हुए वो तो उसकी आपकी डिग्री हो गई, और जितने रोज है, 1 2 3 4 4 रोज है, तो ये, या जितने ट्यूपल्स हैं, यहाँ जितने ट्यूपल्स या रोज है या रिकॉर्ड्स है, उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं उस टेबल की। जैसे आप यहां समझिए कि यहां पर आपके पास एक टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, तो इसमें 1 2 3 4 5, क्या 5 है? कॉलम्स। फील्ड्स कितनी हो गई? 5। और ट्यूपल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 1 2 3 4 5, 5 इसकी डिग्री हो गई, और जितने कॉलम ये रोज होंगे, जितने रिकॉर्ड होंगे, वो उसकी कार्डिनैलिटी होगी। तो देखिए कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 6, डिग्री हो गया 5। और समझिए एक ट्यूपल क्या होगा? कोई भी एक उठा लीजिए, यहां से लेकर यहां तक, ये एक ट्यूपल हुआ। ये 305 का यहां से लेकर 70 तक एक ट्यूपल हो गया। और डोमेन क्या हुआ? मान लीजिए आप इस सेक्शन, इस वाले कॉलम का डोमेन निकालना चाहते हैं, तो डोमेन क्या है? इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, तो ए बी सी डी हो गया इसका डोमेन। ऐसे लिखेंगे इसको। तो फील्ड्स क्या क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट से कॉलम, ऐड नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एवरेज, ये आपका फील्ड हो गए। ट्यूपल कोई भी एक लाइन उठा लीजिए, जो भी एक लाइन उठाएंगे वो ट्यूपल हो जाएगी। इसमें कितने कितने ट्यूपल है? इसमें कुल मिला के 6 ट्यूपल है। डिग्री इसकी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम गिन लिए, रो गिन लिए, तो वो आपकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज। कैंडिडेट की, इस पर्टिकुलर टेबल में कैंडिडेट की क्या है? देखिए मैं ऐसे बताता हूं आपको, इसमें कौन सी चीज यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। आप देखें, ये जो ऐड नंबर है, एडमिशन नंबर है, ये 101 किसी और अनु के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें कैंडिडेट की क्या हो गई?
ADA नंबर, और क्योंकि नाम भी इसमें रिपीटेड नहीं है, सबके अलग अलग नाम है, तो ये एडमिशन नंबर और नाम हम कह रहे हैं कि इसकी कैंडिडेट की होगी, राइट। इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा हूं, इस टेबल में और कुछ नहीं है, इतना ही है। प्राइमरी की क्या हो गई, ये दोनों हमने एडमिशन नंबर और नेम हमने कहा कैंडिडेट की है, इनमें से हम कोई भी उठा लें, मान लीजिए AD नंबर, तो ये प्राइमरी की हो गई। हम अगर नेम उठाना चाहते हैं तो नेम प्राइमरी की हो जाएगी। ऑल्टरनेट की क्या हो गई, अगर हम एडमिशन नंबर उठाते हैं तो नाम इसका ऑल्टरनेट की होगा, अगर हम नेम उठाते हैं तो एडमिशन नंबर इसका ऑल्टरनेट की होगा। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या होता है, अब डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया आपका, है ना। अब इससे चीजें एक्सेस भी तो करनी है, इसमें रखना भी तो है, इसमें चीजों को मॉडिफाई भी तो करना है, केवल रख के देखने से तो काम नहीं चलेगा। आपको मान लीजिए यहाँ आपकी एज है 23 डल गई, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अभी केवल 12 साल का हूँ या 15 साल का हूँ, गलत लग गया है, तो इसको 15 करना है, कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होगी। तो स्पेशली डिजाइन, ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड लैंग्वेज है ये SQL, स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए बनाई गई है। तो SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो ये कोई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे C++, जावा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये स्पेशल काम करती है। इसको स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए ही बनाया गया है कि टेबल क्रिएट करिए, टेबल मैनेज करिए, मैनिपुलेट करिए डेटा को, इसीलिए SQL बना है। तो SQL अलग अलग स्टेटमेंट देती है, अलग अलग, आप जैसे C में आपका होगा प्रिंट करने के लिए, प्रिंट F करते हैं उसमें, ऐसे C++ में आपका C out, C in, डेटा भेजने के लिए, डेटा लेने के लिए, राइट। system.out.println जावा के लिए। ऐसे SQL क्या करती है कि उसके भी स्टेटमेंट्स हैं जो हम लिखेंगे या फिर हम देखेंगे, उसमें स्टेटमेंट है क्वेरी करने के लिए, डेटा में क्वेरी कि भाई ऐसे नाम मुझे बता दीजिए, ऐसे लोग होंगे जिनके 80 से ऊपर है, क्वेरी करने के लिए। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट रोज, तो रो यहां पर एक नई रो आपको डालनी है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इसके लिए लैंग्वेज होनी चाहिए। अपडेट, जैसे मैंने कहा 23 को 15 करना है, तो अपडेट करना है। डिलीट करना, आप बोलेंगे यार ये साहब तो चले गए, इन्होंने तो स्कूल छोड़ दिया, हटा दीजिए इनको। ऐसे क्रिएट करना है, रिप्लेस करना है, ऑल्टर करना है, ड्रॉप करना है। टेबल ऑब्जेक्ट्स को, टेबल को हटाना है, टेबल इसमें एक्सेस कंट्रोल करना है कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है इसको, इसकी डेटाबेस जो अलग, क्योंकि एक टेबल तो नहीं होगा, बहुत सारे टेबल होंगे, तो यहां कुछ चेंज किया, जैसे आपने यहां से यहां कर दिया 23 का 15 कर दिया, आपकी एज 23 से 15 हो गई, तो क्या गारंटी है कि इस टेबल में भी चेंज होगी। ये SQL का काम है, यही डेटा कंसिस्टेंसी का काम है, यही आपकी इंटीग्रिटी का काम है। तो SQL जितने भी ये टास्क है वो सब करती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और ये टेबल को या डेटाबेस को इन सब काम करने में मदद करती है। तो SQL के एडवांटेजेस क्या है, SQL आप क्यों यूज करना चाहते हैं, क्यों यूज करते हैं, कितना फेमस है ये SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहली चीज तो पोर्टेबल है, यानी आप इसको चाहे सर्वर पे चलाइए, आपके मोबाइल फोन पे चलाइए, मेन फ्रेम पे चलाइए, PC लैपटॉप पे चलेगी, राइट। स्पीड बड़ी जबरदस्त है, आप खटाखट फटाफट, मतलब एफिशिएंसी तो बड़ी जबरदस्त है इसकी, बड़ी क्विकली आपको डेटा मिलता है। आप देखेंगे इसको समझना, लर्न करना इतना आसान है, जो इसके शब्द होंगे बिल्कुल इंग्लिश जैसे, राइट। जैसे आपको अपडेट क्वेरी करना है तो अपडेट लिखना पड़ेगा, अपडेट के लिए अपडेट ही लिख रहे हैं, है ना। आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, देखिए क्रिएट टेबल आएगा इसमें, तो क्रिएट टेबल ही से तो हम समझते हैं कि हाँ टेबल कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट टेबल से, यही इसका कमांड होता है। बड़ा आसान है ये समझना, बहुत ज्यादा आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। और SQL एक तरीके से क्या कहेंगे कि एक छोटा बच्चा है जो परिवार के हर एक इंसान के पास जा सकता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक डेटाबेस वेंडर के पास जा सकती है। SQL बहुत सारे वेंडर सपोर्ट करते हैं, ये डेटाबेस क्रिएट करती है, सिक्योरिटी आपका मैनेज करती है, साथ में जितना भी आपका मॉडिफिकेशन है, चाहे अपडेशन हो, रिट्रीवल हो या शेयरिंग हो, वो सारा ही करती है। SQL रिलेशनल डेटाबेस के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है उन सब के लिए, चाहे ओरेकल हो, चाहे SQL सर्वर हो, ये सारे जो टेबुलर फॉर्म में है, जो फेमस सॉफ्टवेयर है,
वो सारे SQLite, PostgreSQL, ये सारे SQL बैकग्राउंड में चलती है। SQL प्रोग्रामिंग की तरह भी काम करेगी और इंटरेक्टिव की तरह भी काम करेगी। आप देखिएगा कि आप जैसे ही आप कमांड देंगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, या आप कमांड देंगे तो अंदर चेंज भी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग की तरह भी काम करेगा। ये क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज है, यानी कि जो क्लाइंट है और सर्वर है, यानी फ्रंट एंड कंप्यूटर, बैक एंड डेटाबेस, दोनों के लिए काम करती है। यानी आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी देगी, जैसे ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सारे के सारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसमें जरूरी होता है। जब भी आप वेब की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर दोनों होना चाहिए, उन दोनों के लिए है। और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो सब चीजें ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग बहुत फ्लेक्सिबल है और इसको भी सपोर्ट करती है इसको। तो एसक्यूएल के अलग अलग टाइप है, या कहेंगे स्टेटमेंट के टाइप है। एसक्यूएल के स्टेटमेंट के अलग अलग टाइप है। जैसे आपको डेटाबेस बनाना है तो आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मुझे मॉडिफाई करना है, तो वही एसक्यूएल के स्टेटमेंट कहलाने लगेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप बोलते हैं मुझे यहां से यहां ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप जब यहां से पैसा भेज रहे हो, यहां से कंटेंट भेज रहे हो कहीं और बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, बीच में कोई लाइट चली जाती है या फिर कुछ सर्वर ब्रेकडाउन होता है, तो आपने पैसा ट्रांसफर किया, यहां तो से कट गया, वहां नहीं पहुंचा। आपने देखा आपके एटीएम से जब पैसे नहीं निकलते हैं तो आप आराम से पता लगा सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं उसको। ये कैसे होता है? क्योंकि वहां पर कंट्रोल हो रहा है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल हो रहा है। सेशन, आप किसी एक सेशन पे है, आपको बोला जाता है कि देखिए ओटीपी आया, 10 सेकंड के लिए वैलिड है, तो सेशन कंट्रोलिंग हो रही है। सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट है हम इसमें, और एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट, यानी कि आप सी के अंदर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के अंदर आप एसक्यूएल के कोड डाल सकते हैं, एसक्यूएल के स्टेटमेंट डाल सकते हैं, राइट। हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट। तो डीडीएल स्टेटमेंट क्या होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल या डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये वो कमांड होते हैं जो एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये डीडीएल का काम है। यानी कि आप एक टेबल बनाएंगे, जैसे क्रिएट टेबल में बोल रहा था, तो डीडीएल से होगा वो। आपको स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है टेबल का, ध्यान रखिए आप टेबल के लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, हम रिकॉर्ड लेवल पे नहीं गए अभी, हम टेबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि टेबल बनाना है, टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करनी है, कौन सा प्राइमरी की होगा, कौन सा किस में आप एक टेबल में कौन सा कैरेक्टर डालने वाले हैं या नंबर डालने वाले हैं, या आपको जो टेबल है उसको तोड़ना है, दो भागों में नॉर्मलाइजेशन करना है, डीडीएल से होगा। तो क्रिएट टेबल यानी टेबल क्रिएट करना है, टेबल को ऑल्टर करना है, चेंज करना है तो ऑल्टर करेंगे, टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल। तो टेबल लेवल की लैंग्वेज है आपकी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऐसी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या है? अब आपके पास टेबल है, इसके डेटा को आपको एक्सेस करना है और इसको मैनिपुलेट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी एज 23 हो गई थी और आप बोलते हैं मेरी एज तो 15 है या 16 है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो इस रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, इसको मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेशन मतलब ये हो सकता है कि आप टेबल से कुछ चीज डिलीट कर रहे हो, रिट्रीव करने हो, या मॉडिफाई कर रहे हो एग्जिस्टिंग डेटा को। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो डीएमएल, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप। यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल के लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ आप टेबल के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के कमांड्स को या स्टेटमेंट को हम कहेंगे डीएमएल स्टेटमेंट। जैसे आप सिलेक्ट करना है आपको एक रिकॉर्ड, तो सिलेक्ट होगा। अपडेट करना है कोई रिकॉर्ड, तो अपडेट, कोई ये पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट करनी है या पूरा अपडेट करना है। डिलीट करना है, ये रिकॉर्ड अब काम का नहीं है, या इंसर्ट करना है, एक नया रिकॉर्ड डालना है, कोई किसी का नया एडमिशन हो गया तो स्टूडेंट टेबल में डालना है आपको। ये सारे आपके डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा टाइप्स क्या होता है? कोई भी चीज अगर मैं लिखूं यहाँ पर, जैसे 3 लिखता हूं, तो आप बता सकते हैं ये आपका इंटीजर टाइप दिख रहा है। 3.2 दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि ये कुछ फ्लोटिंग टाइप दिख रहा है। अगर मैं लिखूं APK तो आप बोलेंगे कुछ स्ट्रिंग टाइप दिख रहा है। तो इसी तरीके से एसक्यूएल डेटाबेस में भी तो आप कंटेंट रखने वाले हैं, नाम होगा, नंबर होगा, इसी टाइप की चीज होगी, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा। तो जो डेटा टाइप होते हैं वो आप कैरेक्टर, नंबर और डेट टाइप, ये 3 मेन डेटा टाइप है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, अभी आप देखेंगे। जैसे हम कैरेक्टर शुरू करते हैं, कैरेक्टर क्या होता है? इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा रख सकते हैं, यानी A to Z भी रख सकते हैं और 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरल भी रख सकते हैं। और ये केवल वर्ड्स होंगे जो फ्री फॉर्म टेक्स्ट होंगे, बिल्कुल फ्री फॉर्म टेक्स्ट होंगे।
ये थोड़े लेस रिस्ट्रिक्टिव है, कम रिस्ट्रिक्टिव है बाकी डेटा टाइप से। जैसे कि अगर आप नंबर कॉलम अगर बनाते हैं तो केवल न्यूमेरिक रख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कैरेक्टर कॉलम बनाते हैं तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक यानी कि ये भी रख सकते हैं A to Z और 0 to 9 भी रख सकते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या क्या होता है, कैर है, वैर कैर है, वेरिएबल कैरेक्टर टू है। कैर मतलब ये होता है कैरेक्टर, अब यहाँ पर फिक्स लेंथ की बात हो गई। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब वेरी कर रहा है, अगर जगह आपकी फ्लेक्स मतलब उसकी जो आपने जगह दी है वो फ्लेक्सिबल है। ऐसी वैर कैर थोड़ा एक नया थोड़ा सा हायर वर्जन है इसका, मैं बताता हूँ एक एक करके चलेंगे इसमें। पहले कैर समझ लीजिए, कैर तब यूज करते हैं जब आपका फिक्स स्ट्रिंग हो, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग हो। जैसे आपने कहा कि मेरे यहाँ जो स्ट्रिंग आने वाला है उसकी फिक्स लेंथ है 10। अगर मान लीजिए आपको देना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर क्या होता है 10 उसमें आपके न्यूमरल्स होते हैं, तो ये फिक्स नंबर, फिक्स के लिए आप कैर सबसे बढ़िया दीजिए। अगर आपके पास वेरिएबल है, मान लीजिए आप वेरिएबल है यानी कि आपका कभी 8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कभी 6 कैरेक्टर आ रहे हैं, तो जो खाली जगह बचेगी वहां पर पैडिंग हो जाएगी, यानी कि खाली जगह भर जाएगी, वहां पे ब्लैंक्स होते हैं उसमें। ध्यान रखिएगा, अगर आपको वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अगर देनी है तो ये मत यूज करिए, क्योंकि जगह बहुत वेस्ट होगी इसमें, क्योंकि ये हमेशा फिक्स जगह देगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है CHAR फिक्स्ड होता है। अगर हम कोई कैर डिक्लेयर करते हैं तो वो शुरुआत में नल वैल्यूज होंगी, उसके अंदर क्या होंगी, नल वैल्यूज होंगी। जैसे इसको लिखने का तरीका ये है CHAR और ब्रैकेट में आप n देते हैं या फिक्स लेंथ देते हैं, यानी मैक्सिमम लेंथ इसकी n हो सकती है, अगर खाली जगह छोड़ते हैं तो उसमें ब्लैंक आ जाएगा। अब वैरकर क्या होता है, ये भी वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। अगर आप वैरकर बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर आप रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम 2000 दे सकते हैं। और वैरकर 2 बनाते हैं आप तो ये 4000 तक जाएगा। अंतर बस ये है कि वैरकर 2 स्पेसिफिकली ओरेकल के लिए था, और वैरकर जो होता है वो NC स्टैंडर्ड है, और आपके 4000 बाइट के कैरेक्टर आप इसमें रख सकते हैं, 4000 तक आप जा सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइज है। और एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो कैर 10 देखेंगे, अगर CHAR के अंदर 10 देते हैं तो ये 10 की फिक्स लेंथ आ जाएगी, 10 की फिक्स लेंथ आ जाएगी। और राइट अगर खाली छोड़ते हैं तो ये स्पेसेस से भर जाएगा। वैरकर 10 देते हैं, ये भी एक फिक्स लेंथ है, और इसमें भी राइट पैड नल हो जाएगा, लेकिन 10 तक मतलब वेरी करेगा। और ये जो वैरकर 210 दिया आपने, ये वेरिएबल लेंथ है। तो नेम जो कैर आपने यहां पर दिया, मान लीजिए आप रवि देते हैं, तो पहली जगह तो आपकी जो 4 जगह है RAVI, वो तो आप ये रवि से भर जाएगी, और बाकी जो 6 है, 6 स्पेसेस, वो आपके खाली चले जाएंगे। बाकी जो 6 स्पेसेस है वो रवि को ही मिलेगा, मतलब नाम ये जो कैर आप 10 देंगे या हम RAVI तो मिलेगा। बाकी जो जाएंगे वो 6 स्पेसेस आर अलोकेटेड, आल्सो अलोकेटेड टू नेम, तो ये 6 चीज चलेगी, साइज हमेशा 10 रहेगा। जबकि वैरकर 10 जब आप लेंगे, अगर आप मान लीजिए आप इसमें भी 10 रखना चाहते हैं, तो 4 स्पेसेस आपके तो रवि ले लेगा, RAVI, ठीक। और जो बाकी 6 स्पेसेस होंगे वो नल चले जाएंगे, नल, उसमें नल भरा जाएगा। उसके बाद अगर आप वैरकर 210 ऐसे लेते हैं तो रवि 4 स्पेस तो रवि में चले जाएंगे, केवल 4 ही स्पेस रवि में जाएंगे, ये 10 तक जाएगा ही नहीं, केवल 4 ही स्पेस यूज होंगे। तो ये जो टेबल है ये आपको पॉसिबल स्ट्रिंग बता रहे हैं, डेटा टाइप बता रहे हैं, जो अलग अलग DBMS में यूज होते हैं। जैसे अगर आप फिक्स लेंथ की लेना चाहते हैं और आप MS एक्सेस यूज करना चाहते हैं, तो इसमें स्ट्रिंग फिक्स्ड है नहीं, यहाँ पर आप वेरिएबल ही है, टेक्स्ट है, मेमो है, और इसका साइज यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे SQL कैरेक्टर में कैर वैरकर है, ओरेकल में कैर वैरकर, साथ में वैरकर 2 भी है। बाकी इन सब में कैर वैरकर सभी में देखिए 1 2 3 इसमें वैरकर है, ओरेकल में आप वैरकर 2 एक्स्ट्रा देख रहे हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, यहां पर आप नंबर रखना चाहते हैं, चाहे उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे नहीं। तो न्यूमेरिक टाइप में आपका नंबर है, डेसिमल है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, INT और फ्लोट है। तो नंबर क्या होता है, नंबर डेटा टाइप, इसमें आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं। तो नंबर डेटा टाइप है, इसमें हम इंटीजर मोस्टली रखते हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फ्लोटिंग हो, और इसकी प्रिसीशन है 38 डिजिट, 38 डिजिट, 38 लेवल तक, मतलब अगर आप ऐसे गिनती शुरू करें तो 38 डिजिट आपकी प्रिसीशन है। और जो अगर आप डेसिमल की बात करेंगे कुल मिला के तो 38 बिट प्रिसीशन जाएगा उसमें, 38 डिजिट। तो जो ये नंबर्स हैं, अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर है, यहां से लेकर ये जो रेंज देखिए, ये 1 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर है ये, और 9.99 इंटू 10 टू द पावर, इतना
38 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जा सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर लें तो -1 इंटू 10⁻130 और 9.99 से लेकर इंटू 10 10 125 इतना तक जाता है। 38 सिग्निफिकेंट डिजिट, जीरो तो खैर रख ही सकते हैं इसमें। फॉर्मेट इसका इस तरीके से होगा, नंबर देंगे आप P, S। इसमें P और S क्या है, ध्यान से देखिएगा। P आपका प्रिसीशन है, यानी टोटल जितने सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स होंगे, जहां पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो बाएं हाथ में नॉन जीरो डिजिट होगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है दाएं हाथ में होगा। जैसे 243 आप रखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट ये है, लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है। तो ये एक तो P हो गया आपका, ये आपको बताएगा प्रिसीजन कितने को आपके सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स आ सकते हैं। S आपको बताएगा स्केल या नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट टू दी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल पॉइंट से लेकर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो आपको ये S बताएगा, ये स्केल है। डेसिमल और न्यूमेरिक, डेसिमल और न्यूमेरिक इनके फिक्स प्रिसीजन और स्केल होते हैं। यानी कि डेसिमल करेंगे तो P, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ऑप्शनल है, तो P इसमें भी प्रिसीजन है, जितने टोटल सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट होंगे, जहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा बाएं हाथ पे नॉन जीरो डिजिट होगा। जैसे 0230 है तो इसमें ये नहीं होगा, ये होगा। और S आपका इसमें भी स्केल है, अच्छा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये होगा। S आपका स्केल है कि कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट से आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक है। अब इंटीजर टाइप है, जो इंटीजर टाइप है वो इंटीजर ही है, ये इसका मतलब हम बगैर फ्रैक्शन के रखना चाहते हैं वैल्यूज को। फ्लोट है ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम फ्रैक्शन पार्ट के साथ रखना चाहते हैं, यानी कि हम रियल नंबर्स रखना चाहते हैं। तो ये अलग अलग आपके जो डीबीएमएस है उसमें बता रहे हैं कौन कौन सी चीज यूज होती है। जैसे एक्सेस में नंबर है, नंबर सिंगल एक नंबर, ऐसी एसक्यूएल सर्वर में इंट है, फ्लोट है, रियल है। यहाँ पर ओरेकल में नंबर भी है, इंटीजर भी है। यहाँ पर इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक, फ्लोट, डेसिमल, न्यूमेरिक, माइस्क्यूएल में ज्यादा आपको चीजें दी गई है। और पोस्टग्रेस्क्यूएल में इंट है, न्यूमेरिक है, अगर इंटीजर टाइप है, फ्लोट है तो आपको न्यूमेरिक मिलता है। डेट टाइप क्या होता है, डेट हम बहुत यूज होता है क्योंकि डेटाबेस में डेट का बहुत बड़ा उपयोग है। इसमें हम डेट रखेंगे, वो कहां से शुरुआत होगी, ये होगी जनवरी 1, ये बिफोर क्राइस्ट से लेकर दिसंबर 31 9999 एडी, आफ्टर डेथ, मतलब जो बिफोर क्राइस्ट है ये आफ्टर डेथ। तो जो डेट फॉर्मेट्स है इसका, उसमें आप अलग अलग रख सकते हैं। जैसे आप ये ईयर है, मंथ है, डीडी है, मंथ यहाँ आएगा, डेट यहाँ आएगा, ऐसी डेट, मंथ, ईयर, ये अलग अलग आपके तरीके हैं जिसमें आप दे सकते हैं। तो डेट बहुत जरूरी है, इसका रेंज मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक आपका जाता है और आपकी फॉर्मेट इस तरीके से लिखा जाएगा डेट। अब हम आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा पे। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये रिलेशनल अलजेब्रा जिस तरीके से नॉर्मल अलजेब्रा है, इसमें भी आपके ऑपरेंड्स होंगे, आपके ऑपरेटर्स होंगे। जैसे 2+3 करते थे, इसमें हम बोलते थे ये आपका ये ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेंड्स हो गए। तो हम यहां पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनाएंगे। रिलेशनल अलजेब्रा में वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें आप रिलेशन लेंगे। इनपुट क्या होगा, रिलेशन होगा, जैसे इसमें नंबर दिया ना, उसमें रिलेशन होगा और आउटपुट भी एक रिलेशन होगा। जो ऑपरेटर्स इसके अंदर दिए जाएंगे वो मैप करेंगे, क्योंकि डोमेन की बात हो रही है, एक डोमेन, जो डोमेन की बात होगी वहीं पे मैप करेंगे और उसी डोमेन वैल्यूज के हिसाब से रिजल्ट आएगा। अगर डोमेन एक से ज्यादा रिलेशन से आ रहा है तो हमको रिलेशनल अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। देखिए आप, ऑपरेशन जो रिलेशनल अलजेब्रा में हो सकता है वो है सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन आप अगर करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, आपके पास एक टेबल है, उसमें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो नाम जिसकी एज 36 हो। यहाँ मान लीजिए एक्स नाम मैंने लिख दिया, यहाँ 36 एज डाल दी, ऐसा नाम चाहते हैं 36 एज, तो कैसे लिखाएंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ट्यूपल तक जाना पड़ेगा। इस ट्यूपल तक जाने के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्ट, और कहां से करना है वो अलग बात है। आपको सिलेक्ट क्या करना है, नाम। अब देखिए इसमें नाम हो सकता है, एज हो सकता है, आप ऐसा नाम जानना चाह रहे हैं जिसकी एज 36 होता है, नाम जानना है ना आपको, ये सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो रिलेशनल अलजेब्रा में है वो आपको वो ट्यूपल लौटाता है या वो रिकॉर्ड लौटाता है रिलेशन में, यानी कि टेबल्स में, जो एक कंडीशन पूरी करती है।
यानी कि एक, ऐसे ही नहीं कि एक ट्यूपल आ रहा है, एक से ज्यादा भी ट्यूपल आ सकते हैं। तो इसके लिए आपका सिंटेक्स क्या होगा, ये कंडीशन आप देंगे, यहाँ रिलेशन देंगे। अभी बताता हूँ आपको क्या करेंगे हम। जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल है, ये एस है, ठीक, टेबल एस है जो स्टूडेंट के लिए हम लिख रहे हैं। अब ये आपके पास रिलेशन जो स्टूडेंट है, जिसको हम टेबल का नाम हमने एस दिया हुआ है, अगर इसको निकालना है तो आप यहाँ रखेंगे इस तरीके से, क्लास इज इक्वल टू 12s। ये आपका टेबल हो गया, आप टेबल यहां दे रहे हैं, रिलेशन मतलब टेबल का नाम यहां आएगा, आप कंडीशन लिखेंगे कि क्लास है आपका, क्लास इज इक्वल टू 12 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। आउटपुट इसका क्या आएगा, वो सारे इनमें से आ जाएंगे जिनकी क्लास 12 होगी। कौन कौन से आए, अनु और बालू, अनु और बालू आ गए। ऐसी प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि सिलेक्ट फ्रॉम, कहां से सिलेक्ट करना है, तो आपको कॉलम बताने पड़ेंगे इसमें। तो यहां पर आप प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, रिलेशनल अलजेब्रा में वो कॉलम लौटाएगा। कॉलम का मतलब आपको ये फील्ड्स लौटाएगा, ये इस तरीके से। एक रिलेशन में जो एट्रीब्यूट होते हैं वही कॉलम होते हैं। तो ये आपको सबसेट एक कॉलम लौटाएगा या एक से ज्यादा कॉलम लौटाएगा। तो पाई एट्रीब्यूट इस लिस्ट में क्या आएगा, जैसे आप इसको सिंटेक्स से लिखेंगे, पाई एट्रीब्यूट यहां पर लिखेंगे, एट्रीब्यूट की लिस्ट कौन कौन सा चाहिए, और यहां पर रिलेशन लिखेंगे। तो इसको करना क्या है, पाई, जैसे मान लीजिए आपको इस एस, ये हमारा मान लीजिए एक एस टेबल है, इस टेबल का नाम एस है। हम यहां पर चाहते हैं कि हमारे इस टेबल से हम चाहते हैं कि ये और एडी नंबर और ये आ जाए, क्या नाम आ जाए। देखिएगा, इसको मैं समझा देता हूं। इसमें एडी नंबर का कॉलम ये है, नाम का कॉलम ये है, तो ये दोनों हम चाहते हैं केवल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाई एट्रीब्यूट लिस्ट रिलेशन, यानी कि पाई लिखेंगे, हमको जो एडी नंबर है और नेम चाहिए, और एस यहाँ पर हमने डाल दिया जो भी आपका, जैसे एस हमने स्टूडेंट जो टेबल का नाम है वो यहाँ डाल दिया, तो इससे ये दोनों कॉलम आ जाएंगे। अब यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ना। अगर आप दो या दो से ज्यादा टेबल को जोड़ना चाहते हैं तब यूनियन ऑपरेटर का यूज करें। तो जो भी इस यूनियन ऑपरेशन में टेबल आएगी उसमें ध्यान रखिएगा कि कॉलम सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, और जो कॉलम्स हैं वो ऑर्डर भी उनका सेम होना चाहिए। तो यूनियन ऑपरेशन में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर आते हैं तो अपने आप हट जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यूनियन करना है तो देखिए ये दोनों टेबल है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, इसका यूनियन तभी हो सकता है जब इनके कॉलम सेम हो। यहाँ रोल नंबर है, यहाँ भी रोल नंबर है, यहाँ नेम है, यहाँ नेम है। ऐसे नहीं कर सकते आपकी पहले नाम आ जाए फिर रोल नंबर, इन दोनों को नहीं कंबाइन कर पाएंगे। फिर दूसरा देखिए, रोल नंबर क्या है, नंबर्स है, यहाँ पर भी नंबर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक हो गया या कोई और आपने वैल्यू दे दी। अगर यहाँ ये इसका डेटा टाइप जो है वो इसका डेटा टाइप होना चाहिए, जो इसका डेटा टाइप है वो इसका डेटा टाइप होना चाहिए। राइट, समझ गया कि जो कॉलम्स है उनके नंबर भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सिमिलर होना चाहिए, और जो कॉलम्स है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सिग्मा, ये स्टूडेंट 1 यहां लेंगे, यूनियन करेंगे सिग्मा स्टूडेंट 2 से। तो क्या होगा कि हम जब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पाई करें आप, यानी कि प्रोजेक्शन यूज कर लें, रोल नंबर नाम यहां से उठाएं स्टूडेंट 1 से, यूनियन करें पाई रोल नंबर और नाम यहां से उठाएं। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसका रिजल्ट जो आएगा वो रोल नंबर और नाम दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जो इसमें आपके डुप्लीकेसी थी वो हट गई। तो इस रिजल्टेड टेबल में स्टूडेंट 1 कॉपी किया, लेकिन स्टूडेंट 2 में रोल नंबर 22 जो मोहन इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सेम थी स्टूडेंट 1 की तरह, तो उसको कॉपी नहीं किया, उसको नहीं लिया गया। और रोल नंबर 11 जो है ये वाला, वो स्टूडेंट 1 की तरह है लेकिन नाम अलग है उसमें। तो ये देखिए 11 में आप बोलेंगे यार डुप्लीकेसी तो हो गई, लेकिन डुप्लीकेसी रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि 11 कुमार से संबंधित है, 11 राहुल से संबंधित है, तो इसको कॉपी कर लिया गया। जो 77 है 77 वो स्टूडेंट 1 में था ही नहीं, वो केवल स्टूडेंट 2 में था, तो वो भी उठा के यहां रख दिया गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एसक्यूएल क्या करता है पहले तो ये समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका हर एक हिस्से, यानी एसक्यूएल जॉइंस हम यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल के रिलेट कर सकें। होता क्या है कि जो फील्ड है, एक टेबल की जो फील्ड है दूसरे टेबल की फील्ड है, ऐसे एक से ज्यादा हो सकती है, वो हम कंपेयर करते हैं कॉमन कॉलम से। कौन कौन से कॉमन कॉलम है, इसे हम कहते हैं जॉइन कंडीशन। और जॉइन कंडीशन एक पार्ट है एसक्यूएल क्वेरी का,
जो रोज निकालता है, रो या रिकॉर्ड निकाल के देगा आपको 2 या 2 से अधिक टेबल्स। अगर ज्वाइन कंडीशन हम ओमिट करते हैं या वो इनवैलिड होती है तो ज्वाइन ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है और उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या देता है, हमको रोज देगा। कितनी रोज देगा, रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड टेबल। जैसे एक टेबल में आपकी 3 रो है, दूसरी टेबल में 2 है, तो 3 टू द 6 रोज देगा आपको। इसी के साथ जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले टेबल के दूसरे कॉलम के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट टेबल, वो ऐड होंगे सेकंड टेबल से। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें पहले वाले टेबल में कॉलम 3 है, दूसरे कॉलम में 6 है, तो कॉलम कितने बन जाएंगे, 3 + 6 9 बन जाएंगे आपके। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक टेबल है प्रोडक्ट और एक टेबल है यहाँ पर कस्टमर। टेब बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 तो कॉलम हो गया। और अब यहां पर देखिए ये रोज कितने हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट नंबर यहां पर है, प्रोडक्ट नेम यहां नहीं है, प्राइस भी यहां नहीं है। तो कैसा इसका, जब हम इसका जो क्वेरी है वो सिग्मा कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉमा कस्टमर। तो इसमें क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ कॉलम आ गया, एक तो सातों के साथ कॉलम आ गया। उसके साथ हमने ये वाला था एक, ये अब प्रोडक्ट नंबर से देखिए 111 111, तो 111 का कंप्यूटर 50,000 और 111 का 301 रोहन बैंगलोर। तो देखिए क्या आया, 111 का आया कंप्यूटर 5,000 और उसके बाद जो भी अलग अलग आए इसमें सारे के सारे कंबाइन कर दिए इन्होंने। यानी एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन है हर एक का हर एक से। अब फिर से समझाता हूं मैं आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया, एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें इसने क्या किया कि जितने भी यहां अगर 3 है यहां 2 है तो 3 दूनी 6 रोज आएंगे। कितने रोज आएंगे, 3 दूनी 6 आएंगे, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपके दोनों के ऐड करके आएंगे, राइट। फिर से समझिएगा इसको, यहां पर कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मैंने कहा कि जो रोज है, रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड रो। तो कितने हैं इसमें रोज, 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, 5 4 20, 5 4। अगर आप इसमें गिनेंगे तो आपको 20 और भी है नीचे 20, आपको 20 आपको रोज मिलेंगे और सारे कॉलम। तो देखिए सबका सबसे कॉम्बिनेशन हो गया, ये इसका रिजल्ट होता है। ये और भी है यहाँ पर, कुल मिला के 20 है। तो अब इसमें रोज कितनी हो गई, जो टेबल 1 की है 4, दूसरी टेबल की जो कॉलम्स थे 3, पहले टेबल के कॉलम्स थे 3। अब देखिए कार्डिनलिटी इसकी 4 है पहले टेबल की और डिग्री 3 है। अगर सेकंड टेबल पे आए तो कार्डिनलिटी जो हो रही है वो 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 4, यानी कार्डिनलिटी का सीधा मतलब होता है रोज। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इस 4 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, इस 3 का 4 से जोड़ होगा। तो 5 4 से 20, 3 + 4 7। तो हमने क्या देखा इसमें, रिलेशन। इस चैप्टर में डेटाबेस में रिलेशन का मतलब होता है टेबल, सीधी सी बात है। रिलेशन मतलब रोज और कॉलम। डोमेन का मतलब होता है डोमेन जो एटॉमिक वैल्यूज आपका कॉलम ले सकता है। ट्यूपल का मतलब होता है एक रो। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। प्राइमरी की का मतलब होता है वो ऐसे कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक रिकॉर्ड को। कैंडिडेट की वो सारे कॉलम्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें से जिसको चूज कर लिया वो प्राइमरी की होगा। ऑल्टरनेट की होगा कि आपने जो चूज कर लिया कैंडिडेट की में प्राइमरी की, वो तो ठीक है, बाकी जो छूट गया वो ऑल्टरनेट की होगी। डीडीएल और अगर आप डीएमएल की बात करें तो एसक्यूएल आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज देती है, जिसे हम डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए या टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए या स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसी मैनिपुलेट करने के लिए डीएमएल मिलता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने देखा कैर, वैरकर और वैरकर2। न्यूमेरिक में हमने देखा न्यूमेरिक, नंबर, न्यूमेरिक, इंट, फ्लोट, डेसिमल। डेट के लिए डीएटी होता है। ऐसे हमने अलग अलग आपके रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। सिलेक्शन में क्या करता है कि रिकॉर्ड्स निकाल के देता है जो किसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं।
प्रोजेक्शन में इसने क्या किया कि जो कॉलम्स हैं वो निकाल के लाते हैं, जो आपकी कंडीशन, जो आपने कॉलम मांगे हैं वही निकाल के लाके देगा। यूनियन का मतलब ये होता है दो टेबल को कंबाइन करना है, डुप्लीकेसी हट जाएगी। कार्टेशियन का प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक टेबल को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आपके उसमें कॉलम्स होंगे वो जुड़ के आ जाएंगे और जितने भी रोज है मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बात हुई पहले चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।